2.9 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। हम लोग कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला पॉइंट है इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो होगी, भले वो कंडक्टर चार्ज्ड ही क्यों ना हो। चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं है, लेकिन अगर चार्ज है तो भी इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो जीरो होगी। अब ऐसा क्यों होगा? When there is no current inside or on the surface of the conductor, electric field is zero everywhere। ये तो समझने वाली बात है कि भाई अगर वहाँ पे कहीं पे भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो होगी नहीं। लेकिन अगर when electric field acts, the free charges carrier experiences a force and drift। इलेक्ट्रिक करंट अगर उससे पास हो रहा है तो जो चार्ज कैरियर है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो एक फोर्स फील करेंगे और वो ड्रिफ्ट होंगे, मतलब मूव होंगे। लेकिन दे डिस्ट्रीब्यूटेड देमसेल्व्स सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम जीरो इनसाइड एवरीवेयर। वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं जिसकी वजह से जो इनसाइड है, मतलब दे बैलेंसेस ईच अदर एट द सरफेस। तो वंस अगेन इनसाइड की बात अगर हम बात करें, इनसाइड द कंडक्टर के बारे में बात करें, क्योंकि आजू बाजू से सब जो चार्जेस है, चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने अपने आप को ऐसा अरेंज कर लिया है कि इनसाइड द कंडक्टर फिर से ये जीरो हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एनी पॉइंट। जैसा आपको ख्याल होगा, हर जगह हम लोग परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करते हैं, मतलब हम लोग नॉर्मल की बात करते हैं। अब हम लोग इसको समझते हैं, इफ E इज नॉट जीरो इट वुड हैव सम नॉन जीरो कंपोनेंट अलोंग द सरफेस। E अगर नॉन जीरो है तो इसका मतलब है कि वहां कुछ न कुछ नॉन जीरो सरफेस, नॉन जीरो कंपोनेंट जो है E का, वो सरफेस पे एक्ट करेगा। जैसे हम लोग कई जगह देखें E cos थीटा हम लोग लेते हैं। फ्री चार्जेस ऑन द सरफेस वुड एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड मूव। फ्री चार्जेस जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और मोशन में आएंगे। लेकिन अगर हम स्टैटिक सिचुएशन की बात करते हैं तो देयर E शुड बी हैव नो टेंजेंशियल कंपोनेंट। देखिए हमारे चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्जेस एट रेस्ट। चार्ज जो है वो रुके हुए हैं, स्थिर है एक जगह। मोशन में आने के बाद जब वो स्थिर होंगे तो वहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू होगा। तो स्टैटिक सिचुएशन में देयरफॉर ई शुड हैव नो टेंजेंशियल कंपोनेंट, वहां पे टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होगा। ये हुआ हमारा दूसरा पॉइंट। थर्ड वन, द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन। वंस अगेन देखिए फिर स्टैटिक सिचुएशन, स्टैटिक मतलब रुका हुआ या स्थिर। When conductor charges, excess charge resides only on the surface in static situation। जब कभी भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो जो एक्सेस चार्ज है, जो फ्लो ऑफ चार्ज है, इट टुक्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, नॉट इनसाइड फ्रॉम द कंडक्टर। इसलिए ये बोला गया है द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज। कंडक्टर के अगर आप अंदर जाते हैं तो वहां पे एक्सेस चार्ज नहीं होगा, एक्सेस चार्ज जो भी होगा वो सरफेस होगा। ये गॉसेस लॉ में भी बोला गया है, तो इट फॉलोज गॉसेस लॉ। इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा पॉइंट, प्रॉपर्टी 4, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रूआउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू इनसाइड या फिर सरफेस पे। हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होगा थ्रूआउट। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है, पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है, इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी दो पॉइंट के बीच का लिया जाता है, और अगर दोनों सेम पोटेंशियल पे है तो हम ऐसी चीज को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल। एक टॉपिक हम लोगों को इसके पहले वाले चैप्टर में भी था, इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसमें हमने बताया था कि वहां के कोई भी दो पॉइंट अगर आप ले रहे हैं तो उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा।
तो यहाँ पे हम लोग ये बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम। पूरे वॉल्यूम में आप कहीं के भी 2 पॉइंट ले लीजिए किसी कंडक्टर के, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेम होगा, और इनसाइड ले या आउटसाइड ले इट विल बी सेम। ये जो चीज है हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ी है उसको फॉलो करती हुई है। जैसे हमने बात की थी वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, प्रॉपर्टी नंबर 1, और प्रॉपर्टी नंबर 2 जो अभी हमने डिस्कस किया है उस बारे में बोल रहे हैं। एज E इज 0 इनसाइड द कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। नो टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये हमने पॉइंट नंबर 2 में बताया था, इसीलिए वर्क डन विल बी 0 होगा। और एज फार एज पोटेंशियल डिफरेंस इज कंसर्न, तो हम लोगों ने इसको डिफाइन किया है वर्क पर यूनिट चार्ज। अगर वर्क नहीं है वर्क डन 0 है। वर्क डन 0 क्यों है? क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ E नहीं है, और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ E इसलिए नहीं है क्योंकि हम इनसाइड द कंडक्टर या सरफेस की बात कर रहे हैं, जो कि हमने पॉइंट नंबर 1 और 2 में डिस्कस किया है। इसीलिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, मतलब सेम पोटेंशियल पे हर पॉइंट होगा। फिफ्थ पॉइंट जो है ये सिंपली हम लोगों ने जो पिछला चैप्टर था चैप्टर 1 उसमें एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम की बात की थी, जिसमें एनी शेप के लिए हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आई थिंक 1.14 है थ्योरी का कॉन्सेप्चुअल का, जिसमें हमने प्रूव किया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 दिस इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड कंडक्टर ऑफ एनी शेप। एटा जो है वेक्टर एटा ये यूनिट वेक्टर है अलोंग ई के अलोंग यूनिट वेक्टर है, ये वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की। 6th पॉइंट में हमको टॉपिक दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। वंस अगेन आपको यहाँ पे चैप्टर 1 पे जाना पड़ेगा। चैप्टर 1 पे हमने एक्सरसाइज में 1.28 इसमें एक एक्सप्लेनेशन देखा था। वहां पे हम लोगों ने बताया था कि अगर किसी कंडक्टर के बीच में कैविटी है तो वहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होगी, सिग्मा मतलब सरफेस डेंसिटी ऑफ द चार्ज 0 होगा, और V इज इक्वल्स टू VO। जैसा कि हमने इस पॉइंट में बोला है हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। Whatever be the charge or field outside any cavity in the conductor remains shielded from the outer electric influence। अगर आप किसी कंडक्टर के अंदर कैविटी बनाते हैं तो कंडक्टर के ऊपर कोई भी चार्ज हो या कोई भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो वो इस कैविटी में नहीं आती है। That's why the field inside the cavity is always 0। जैसे हम लोग बात करें बड़े बड़े पाइप के बारे में बात करें जो हमारे सिटी में सप्लाई करते हैं, जिससे वाटर हमारे हाइट के जितना या इससे भी डबल इस रूम के शेप का उसका डायमीटर होता है, उसमें अगर हम करंट फ्लो कराएं और हम उसके अंदर बैठ जाएं तो हमको करंट महसूस नहीं होता। तो इनसाइड क्योंकि हम कैविटी के अंदर है, अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या चार्ज नहीं होगा, तो फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज 0। कैविटी अगर कोई कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी है तो वहां पे फील्ड हमेशा 0 होगी, और इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कहने का मतलब यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हम बात कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर के कैविटी की, और वहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। E 0 होगा, सिग्मा 0 होगा, और V इज इक्वल्स टू VO होगा। This is known as electrostatic shielding. So this is about 2.9 electrostatics of conductor. 2.10 डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। हम पहले डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि इंसुलेटिंग इन नेचर होते हैं, दे आर बैड कंडक्टर्स, और दो चार्ज के बीच में हम इसको लगाते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स आर द नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, free charge carrier moves and the charge distribution in the conductor adjusts itself। जब कभी भी हम कहीं पे चार्ज डालते हैं किसी कंडक्टर पे तो फ्री चार्ज कैरियर जो है वो मूव होता है, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है इन द कंडक्टर वो एडजस्ट करता है अपने आप को। जैसा कि हमने पिछले थोड़े समय पहले अभी बात की थी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 जो प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, उसमें समझा था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का वो अपने आप को एडजस्ट करता है।
such that the electric field due to induced charge opposes external field till static situation। ये बात हम कर चुके हैं प्रॉपर्टीज में। स्टैटिक सिचुएशन में पहुंचने के लिए चार्ज अपने आप को एडजस्ट करते हैं सच दैट कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो, E इज इक्वल्स टू जीरो हो जाना चाहिए। द कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ द ऑल मॉलिक्यूल, अब इसको अगर हमको समझना है तो हमको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा, मॉलिक्यूल लेवल पे जाना पड़ेगा। कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स डायपोल मोमेंट्स आर नेट चार्जेस on the surface of the dielectric which produce a field that opposes the external field। बात आती है इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए हमने बात किया कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर डायपोल मोमेंट्स। मॉलिक्यूल्स जैसा कि हम जानते हैं उसमें पोलैरिटी होती है पॉजिटिव और निगेटिव, जैसा आपने केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है या HCl बनता है या H2O बनता है। दिस इज बिकॉज H पॉजिटिव होता है, O निगेटिव होता है, दैट्स व्हाई H2O बनता है। तो अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे डायपोल मूवमेंट होगा। हम लोग मॉलिक्यूल के डायपोल मूवमेंट की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक। द कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर डायपोल मूवमेंट्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स है उन सबका डायपोल मोमेंट होगा और उसका कलेक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं वो होगा इज नेट चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। जो भी डाइलेक्ट्रिक हम वहां रखेंगे विच प्रोड्यूस अ फील्ड दैट अपोजेस द एक्सटर्नल फील्ड। समझ के चलिए दो प्लेट रखा है उसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाला है, मतलब हम बात कर रहे हैं इंसुलेटिंग मटेरियल की। तो ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है इसमें जितने भी मॉलिक्यूलर डायपोल मोमेंट जो है वो प्रोड्यूस होंगे और फील्ड वो प्रोड्यूस करेंगे एक फील्ड को जो कि एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करेंगे। यही डाइलेक्ट्रिक का काम है। मॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज इनटू टू कैटेगरीज। अब अगर हमको इसको समझना है डाइलेक्ट्रिक कैसे काम करते हैं तो हमको सब्सटेंस को क्लासिफाई करना पड़ेगा। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को वो हम बोलते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर। जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है पोलर और नॉन पोलर, पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? A molecule in which center of mass of positive charges, that is protons, does not coincide with the negative charges, that is electron। एक ऐसा मॉलिक्यूल, सेंटर ऑफ मास हमारा 11th का टॉपिक है फोर्सेस का, लॉज ऑफ मोशन का। तो सेंटर ऑफ मास हम निकालते हैं अगर प्रोटॉन का, सेंटर ऑफ मास निकालते हैं हम अगर इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूल में। तो दोनों के सेंटर ऑफ मास अगर एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करते हैं, एक दूसरे के ऊपर नहीं आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पोलर है। इसका ये होता है बिकॉज ऑफ द असिमेट्रिक शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। यहाँ पे देखिए हमने दो एग्जांपल लिया है, एक HCl लिया है और एक H2O का लिया है। HCl में H मॉलिक्यूल छोटा, Cl बड़ा, ये असिमेट्रिकल है। अगर हम यहाँ पे बात करें H2O की तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन छोटा, ऑक्सीजन बड़ा, और इनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है जिसमें आप सिमेट्री नहीं निकाल सकते। तो इन ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है पोलर मॉलिक्यूल्स। ऑन द अदर हैंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में हम लोग डज नॉट नहीं लिखेंगे, मतलब हो जाएगा अ मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस दैट इज प्रोटॉन कोइंसाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन को, सेंटर ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोला जाएगा नॉन पोलर। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने दो चीजें चेंज की है। यहाँ पे था डज नॉट कोइंसाइड, यहाँ कोइंसाइड किया है, और यहाँ पे असिमेट्रिक था, यहाँ पे सिमेट्रिक किया है हमने। इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। H सिमेट्रिकल है, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भी सिमेट्रिक होता है। अब हम बात करेंगे पोलराइजेशन की। बात कर लेते हैं डाइलेक्ट्रिक जो है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो एक्सटर्नल फील्ड में कैसे एक्ट करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने इसको ऑलरेडी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और पोलर डाइलेक्ट्रिक में डिवाइड करके रखा है, तो हम दोनों को समझ लेते हैं।
नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इन एक्सटर्नल फील्ड। यहाँ पे एक फील्ड लगाएं अगर हम लोग, डाइलेक्ट्रिक मतलब जो हम लोग बोल रहे हैं इंसुलेटर या बैड कंडक्टर होता है दो चार्ज प्लेट के बीच में, उसके बारे में बात कर रहे हैं, बीच के मटेरियल मीडियम की बात कर रहे हैं जिससे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पास होती है। तो अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने 0 रखा है, कोई वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो हम लोग नॉन पोलर जो है उसके जो मॉलिक्यूल्स है उसको कुछ ऐसा अरेंज देख सकते हैं। जैसे हमने बोला नॉन पोलर में पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन का सीएम सेंटर ऑफ मास और इलेक्ट्रॉन का सीएम एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं तो वो न्यूट्रल रहता है। लेकिन जैसे ही हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देते हैं तो ये जो इनका सेंटर ऑफ मास जो है वो एक दूसरे पे कोइंसाइड नहीं रह पाता, ये कुछ खींचे चले जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जिस तरफ निगेटिव प्लेट होगी उस तरफ पॉजिटिव खींचा चला जाएगा, जिस तरफ पॉजिटिव प्लेट होगी उस तरफ निगेटिव खींचा चला जाएगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एक दूसरे पे कोइंसाइड नहीं रह पाएगा। In presence of external field, center of the positive charge in each molecule pulled in the direction of electric intensity। यही बात कर रहे हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रेजेंट है वहां पे तो सेंटर ऑफ मास जो है वो पुल हो जाएगा और वो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के डायरेक्शन के तरफ पुल होगा, तो ऑब्वियस सी बात है निगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में पुल होगा। देयरफॉर टू सेंटर्स सेपरेटेड एंड गेट्स डिस्टॉर्टेड, मतलब दोनों के जो सेंटर ऑफ मास है वो एक दूसरे से अलग अलग हो गए हैं। एक्सटर्नल फोर्स बैलेंस बाय रिस्टोरिंग फोर्स। इस किस्से में इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर जो नॉन पोलर है उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ऑब्वियस सी बात है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब ये होता है यहाँ पे जैसे ही हम ये फील्ड हटाएंगे तो इट कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ईच मॉलिक्यूल बिकम्स टाइनी डायपोल हैविंग डायपोल मोमेंट। अगर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लगा के रखी हुई है तो हर मॉलिक्यूल एक टाइनी डायपोल, एक बहुत ही छोटे इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह एक्ट करने लगता है जिसका कि कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा। वहीं पे अगर हम लोग बात करें पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल फील्ड, अगर हम पोलर के बारे में बात करते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक में जो प्रोटॉन का सीएम है और इलेक्ट्रॉन का जो सीएम है सेंटर ऑफ मास जो है वो एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करता मतलब वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैव डायपोल मूवमेंट। हम लोगों ने जब इसको समझा था नॉन पोलर और पोलर, तो पोलर के बारे में हम लोगों ने ये बोला था कि वहां पे डाइलेक्ट्रिक मूवमेंट होता है। यस, ऑब्वियसली होता है, बट रैंडमली ओरिएंटेड, हेंस कैंसल्स ईच अदर। रैंडमली ओरिएंटेड होता है और ये सबका जब हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सम करेंगे तो रिजल्टेंट विल बी 0, मतलब ये सब एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक में डाइलेक्ट्रिक मोमेंट होता है, जो हम लोग मोमेंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक मोमेंट के बारे में बात करते हैं, वो होता है, लेकिन जब हम सबका सम करते हैं तो इट बिकम्स 0। When an external field is applied, molecules tends to align with the field. Obviously बात है, अब फील्ड अगर हम लगा रहे हैं तो ये भी कुछ ऐसे ही अरेंज होंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड अरेंज होंगे। As a result, dielectric develops a net dipole moment in the direction of external field. जिस डायरेक्शन में आपने फील्ड लगाया है वहां पे एक नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डेवलप होगा। और जब कभी भी ऐसे किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डेवलप होता है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, तो उसको बोला जाता है लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स। इनको लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स बोला जाता है। डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, आपको एक फॉर्मूला ख्याल रखना पड़ेगा, P जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E होता है। डायपोल मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी
तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लाते हैं हम, तो एक कांस्टेंट आता है, दिस इज बिना हड्डी का एक्स आप बोल लें, इसका प्रोनाउंसिएशन है छाय, छाय ई। तो छाय ई जो है ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एक कांस्टेंट है जो कि डायपोल मोमेंट के फॉर्मूले में आता है फॉर द डाइलेक्ट्रिक। तो दिस इज अबाउट एक्सटर्नल फील्ड में नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और पोलर डाइलेक्ट्रिक कैसे बिहेव करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं अगर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हमने दो चार्ज प्लेट के बीच में डाला है तो उस समय उसका बिहेवियर कैसा होगा। ये जैसे समझ के चलिए निगेटिव पॉजिटिव, इस तरफ हमने पॉजिटिव प्लेट लगाया हुआ है, इस तरफ निगेटिव प्लेट लगाया हुआ है और बीच में ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हम लोगों ने इंसर्ट किया है। तो E0 अगर हम मान के चले एक्सटर्नल फील्ड है जो कि कॉसेस कर रहा है यूनिफॉर्म पोलराइजेशन P। देखिए P तक अभी तक हम लोग P को डिनोट करते थे डायपोल मोमेंट के लिए, लेकिन यहाँ पे P पोलराइजेशन में मान ले रहा हूँ। तो डायपोल मोमेंट जो है इसको मैं बोल रहा हूँ P इंटू डेल्टा V। डेल्टा V जो है ये वॉल्यूम है, समझ के चलिए ये एक थिन मैंने स्ट्रिप ले लिया है, इसका वॉल्यूम डेल्टा V है। तो पोलराइजेशन मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा V, क्योंकि हमने पोलराइजेशन को डिफाइन किया था डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। हमने बोला था डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ही पोलराइजेशन होता है, वहां से ये फॉर्मूला आया है पोलराइजेशन इनटू डेल्टा V। अब अगर मैं इस थिन शीट की बात करूं तो यहां पे निगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक डेल्टा V हैज नो नेट चार्ज। नेट चार्ज यहां पे नहीं होगा क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बिकॉज पॉजिटिव ऑन द वन साइड क्लोजेस द निगेटिव ऑफ एडजेसेंट डायपोल। इस पॉजिटिव ये निगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव निगेटिव अल्टरनेटली अरेंज्ड है, दैट्स वाई यहाँ पे इस डेल्टा V स्मॉल जो हमने स्ट्रिप लिया है उसके कारण कोई भी चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर हम सरफेस की बात करें, सरफेस यानी हम बात कर रहे हैं इस बाउंड्री लाइन और इस बाउंड्री लाइन की, तो एट द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज अ नेट चार्ज डेंसिटी। इस निगेटिव के लेफ्ट हैंड साइड में कोई पॉजिटिव नहीं है और इस पॉजिटिव के राइट हैंड साइड में कोई निगेटिव नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को ही कंसीडर कर रहे हैं। तो thus the polarized dielectric is equivalent to two charge surfaces plus delta P and minus delta P। इसलिए हम लोग सॉरी डेल्टा नहीं, ये सिग्मा है, सिग्मा P, सिग्मा जो है इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो यहां के कारण एक पॉजिटिव सिग्मा P डेवलप होगा और ये वाली लेयर के कारण एक निगेटिव सिग्मा P डेवलप होगा। The field produced by this surface opposes the external field। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अगर एक फील्ड पहले से ही है, एक दूसरी फील्ड रेडी हो गई है, तो दोनों या तो सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को या तो एक दूसरे को अपोज करेंगे। लेकिन ये है ये जो फील्ड डेवलप हुई है दिस इज बिकॉज ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन की वजह से डेवलप होने के कारण ये जो है एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करेगी। So the total field in dielectric reduce from the case when no dielectric is present। डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं रखेंगे तो यहाँ पे जो फील्ड है उसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा। डाइलेक्ट्रिक फील्ड रखने के बाद क्योंकि इस लेयर और इस लेयर पे प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा डेवलप हो रहा है, दैट्स वाई एक्चुअल से, क्योंकि ये जो यहाँ पे फील्ड तैयार हो रही है वो ओरिजिनल फील्ड एक्सटर्नल फील्ड को अपोज कर रही है, तो यहाँ पे फील्ड पहले के कंपैरिजन में कुछ कम होगी। दिस इज अबाउट 2.10 डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन।